हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ई टारगेट क्लासेस पे। मैं व्यास नारायण साहू आप सभी के लिए कृषि विज्ञान सब्जेक्ट लेके आया हूँ, जिसमें आज हम मृदा सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं आज कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ इसमें से क्लियर कराने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हम जितना भी वीडियो बनाएं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो आज हम मृदा सब्जेक्ट पे या मृदा टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। इसका सबसे पहला इंट्रो देख लेते हैं कि मृदा होती क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं मृदा। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कण होता है, जिसको ही मृदा या मिट्टी बोला जाता है। तो पृथ्वी के ऊपर जो है मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक जो मिश्रित कण होते हैं वो सब ही क्या होता है, मृदा होता है। ऊपरी सतह को हटाने पर प्रायः क्या पाई जाती है, चट्टान पाई जाती है। चट्टान मतलब होता है एक पत्थर। मतलब जैसे जैसे हम मृदा मृदा के नीचे जाते जाएंगे तो हमको क्या मिलते जाएगी, चट्टान मिलते जाएगी। और वो भी मृदा का अलग अलग स्टेज होता है, उसको हम आगे देखेंगे। तो ये होता है चट्टान पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है इसमें कि मृदा के अध्ययन को क्या बोलता है, तो मृदा के अध्ययन को क्या बोला जाता है, पेडोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वो है पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिए। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी बोला जाता है, जो कि भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा भी है। तीसरा इसमें पॉइंट है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह के कणों को ही क्या बोला जाता है, सॉइल। तो जो पृथ्वी के ऊपर जितने भी कण पाए जाते हैं, जैसे अभी हमने पहले देखा कि बारीक कण, मध्यम कण, बड़े कण, ये जितने भी कण पाए जाते हैं वही होता है एक्चुअल में सॉइल, वही होता है मृदा। और इसको अपक्षय के अनुसार देखा जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार इसको 8 वर्गों में विभाजन किया गया है। तो हम देखते हैं इसमें कि जो मृदा होती है वो किस टाइप की होती है, उसमें विभाजन कैसे होता है। तो ये अपक्षय संरचना है, मृदा का जो अपक्षय संरचना है वो हम देखते हैं। तो जैसे ये हमारा कोई भी प्लांट है, ये पौधा है और पौधे की ये रूट्स है, जड़ है। तो ये सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम ह्यूमस बोलते हैं या ऊपरी मृदा बोलते हैं। सबसे पहले वाला ह्यूमस होता है, उसके जहाँ तक जड़ का जो फैलाव होता है ये होता है आपका ऊपरी भाग, इसको बोलते हैं ऊपरी भाग। और जस्ट ये जो ऊपरी भाग होता है उसके नीचे वाला हम जब जाएंगे तो ये हो जाता है उपमृदा, जिसको अपक्षयित सेल पदार्थ बोला भी जाता है। जैसे जो बालू होता है, गाद होता है, चिकनी मिट्टी होता है, ये सब ये वाले स्टेज में पाया जाता है। उसके बाद होता है अध्य स्तर, मतलब जो उपमृदा होता है उसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है वो अध्य स्तर होता है, जिसको अपक्षयित सेल भी बोलते हैं, अपक्षयित सेल बोला जाता है। ये पहला स्टेज, ये दूसरा स्टेज, ये तीसरा स्टेज और ये चौथा स्टेज। तो चौथे स्टेज में आधारी सेल होते हैं, मतलब जो इसमें बहुत सारी जो चट्टान है वो पाई जाती है। ये पूरे जितने हैं वो सेल्स होते हैं जो अपक्षयित नहीं हुए होते हैं, ये आधारी सेल होते हैं। और ये सबसे बेस भी बोला जाता है और ये सबसे कठोर भाग होता है। तो मृदा की 4 भागें होंगी, एक ऊपरी मृदा, फिर अपमृदा या उपमृदा, फिर अध्य स्तर जिसको अपक्षयित सेल भी बोला जाता है, और एक है आधारी सेल। तो ये अपक्षयित के आधार पर मृदा को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो जो पौधे की रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो ऊपरी मृदा में ही होती है। और जितने भी वो खनिज लवण, जल, ये सब जितने भी पौधे अवशोषित करते हैं वो ऊपरी मृदा से ही अवशोषित कर पाते हैं। दोस्तों ध्यान में रखिए इसको। अगला हम आते हैं कि मृदा के प्रकार। तो मृदा भारत में मतलब कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, ये आज हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी, इसको एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। तो जो जलोढ़ मिट्टी होता है वो कहाँ से होता है, नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। जैसे नदियाँ दोस्तों, नदियाँ बहते रहती है तो उससे जो मृदा का कटाव होते रहता है आजू बाजू से, तो मृदा का कटाव होने से क्या होता है, मिट्टी जो है कहीं पर एक जगह पर जाकर रुक जाती है या वहाँ का जल स्तर कम हो जाता है। तो ऐसे में जो मिट्टियाँ बहाकर लाई जाए रहती है वो होता है जलोढ़ मिट्टी, उसी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। ये जो जलोढ़ मिट्टी वो बहुत ही उपजाऊ होता है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है। इसमें पोटास जो होता है उसकी बहुलता पाई जाती है। भारत में लगभग 42 से 43% जो क्षेत्रफल है उस पर ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं बांगर, एक को बोलते हैं खादर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए इस चीज़ को। बांगर
पुराने जलोढ़ को बांगर बोलते हैं और खादर जो है नई जलोढ़ को मिट्टी को खादर बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर एग्जाम में ऐसा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसमें ध्यान में रखिए इसको। बांगर किसको बोलते हैं? खादर बोलते हैं। नीचे देखते हैं हम कि उर्वरता के दृष्टिकोण से ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ प्रकार की मिट्टी है, उर्वरता है सबसे ज़्यादा इसी मिट्टी का होता है। तो इस मिट्टी में जो है फसल है धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, ये सब अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। इसका जो उत्पादक क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो मिट्टी है वो है हमारा काला मिट्टी या काली मिट्टी, इसको ब्लैक सॉइल भी बोलेंगे। बेसाल्ट चट्टानों के जो टूटने से बनती है, ये जो काली मिट्टी है वो कैसे बनती है? बेसाल्ट जो चट्टान होते हैं, सैल होते हैं, उसके टूटने से ही ये काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, ये सब के जो मात्रा होती है उसकी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब दोस्तों कई बार ये भी होता है कि जो मिट्टी होता है उसका कोई रंग होता है तो वो किसी रीज़न के कारण होता है। तो जैसे इसमें देखते हैं कि जो तीसरा पॉइंट है, इसमें मिट्टी का जो रंग काला किस लिए होता है? टिटेनीफेरम मैग्नेटाइट की वजह से होता है। टिटेनीफेरम मैग्नेटाइट की वजह से ही मिट्टी का रंग इसमें काला होता है। इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मिट्टी है, काली मिट्टी है, वो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पॉइंट है। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। और ये जो मिट्टी है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसमें सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट है हमारा लाल मिट्टी या रेड सॉइल। तो इसका जो निर्माण है वो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही रवेदार एवं जो कैंत्रित सेल होते हैं उसके विघटन के और वियोजन से ही होता है। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जलवायु परिवर्तन होता है। अब जलवायु परिवर्तन कैसे होगा? जो कैंत्रित सेल होते हैं उसका विघटन एवं वियोजन होता है, ध्यान में रखिए इसको। तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसके बाद हमको क्या मिलती है? लाल मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग होने का क्या कारण है? लौह अयस्क की अधिकता। जिस भी मिट्टी में जैसे लाल रंग का, जैसे लाल मिट्टी में जो लाल रंग होती है वो लौह अयस्क की अधिकता, लौह ऑक्साइड के अधिकता के कारण ही होती है। इस प्रकार की जो मिट्टी है उसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जो है उसकी कमी पाई जाती है, ध्यान में रखिए। ये अम्लीय प्रकार की है, अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। तो जैसे हमने अभी क्या जलोढ़ मिट्टी देख लिया, काली मिट्टी देख लिया, उसकी अपेक्षा ये क्या है? कम उपजाऊ मिट्टी है। तो इस प्रकार की मिट्टी में कपास, दालें, गेहूँ ये सब के लिए उपयुक्त है। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा मात्रा में ये मिट्टी पाई जाती है। तो जैसे इस मिट्टी को उपजाऊ बनाना है तो उसके लिए क्या किया जाता है? चूने का इस्तेमाल किया जाता है। चूने के इस्तेमाल करने से लाल मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ाई जा सकती है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा चौथा नंबर का जो मिट्टी है वो है लेटराइट मिट्टी, इसको लेटराइट सॉइल भी बोला जाता है। तो इसका जो निर्माण है दोस्तों मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही होता है। तो ये भी एक क्या इस एक प्रकार की जलवायु परिवर्तन है या मानसूनी जलवायु की जो आर्द्रता और शुष्कता में जो क्रमिक परिवर्तन होता है उसके परिणाम स्वरूप ये मिलता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इस चीज़ को आप हमेशा के लिए दिमाग में नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत आया हुआ पॉइंट है, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो भारत में जो मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी की उपलब्धता के आधार पर हमने ये क्रम बनाया है। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, उसके बाद लाल मिट्टी का है, उसके बाद काली मिट्टी का है, उसके बाद लैटराइट मिट्टी का। तो जो जलोढ़ मिट्टी है वो 43% के लगभग क्षेत्रफल पर पाया जाता है, लाल मिट्टी 18% पर, काली मिट्टी 15% पर और लैटराइट मिट्टी 3.7% के क्षेत्रफल के भाग में उपलब्ध है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए। जो हम अभी देख रहे थे मिट्टी, उसमें आयरन और सिलिका की भी अधिक जो मात्रा होती है वो भी बहुलता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लौह अयस्क जो होती है उसके कारण ही गहरे लाल रंग की होती है ये मिट्टी, इसकी उर्वरता जो है वो थोड़ी कम होती है। इसमें एक और पॉइंट है कि केओलिन, इसके कारण ही इसका रंग सफ़ेद होता है। केओलिन नामक एक कुछ पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से इसका जो रंग है वो सफ़ेद रंग का होता है। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इलायची की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, इलायची की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है इस मिट्टी को।
चलिए दोस्तों, एक और टॉपिक है हमारे यहाँ कि पौधे में जल का अधिग्रहण की विधियाँ। जैसे अभी हमने देखे हैं कि मृदा की अपक्षय जो संरचना है वो हमने देख लिया। जैसे ऊपरी मृदा होती है, उसके बाद क्या होता है, उप मृदा होता है, उसके बाद अपक्षयित होता है, उसके बाद आधार होता है। तो पौधे जो है वो जल का अधिग्रहण कैसे करता है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मृदा जल जो है, पौधे जो है अपना संपूर्ण जल जो है मृदा से ही लेते हैं। जाहिर सी बात है, पौधे की जो जड़ है उसी से ही जो जल की मात्रा है वो पौधे के ऊपर तक पहुंचता है, पूरे तने में या जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर पौधे में जो जल है वो पहुँचती है। तो विभिन्न प्रकार की मृदाओं की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसमें जल की मात्रा भी भिन्न होती है। सामान्यतः मृदा में जो जल होता है वो लगभग 25% होता है। मतलब सामान्यतः मृदा जो है वो मतलब जल लगभग 25% ही होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो पौधे हैं वो जल और जो खनिज लवण है वो किसी के माध्यम से अपने पूरे जो पार्ट्स है उस पर पहुंचाते हैं। जैसे इसमें एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो जाइलम होता है, पौधे की जड़ से जो जल और खनिज लवण जो पौधे के ऊपर भाग तक पहुंचता है, उसका जो काम होता है या उसका जो परिवहन करता है वो जाइलम करता है। ध्यान में रखिए, जाइलम द्वारा पौधे में जल और खनिज लवण का परिवहन होता है। और ये फ्लोएम है। तो फ्लोएम का जो कार्य है वो क्या है, जैसे पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो मुख्य उत्पाद बनता है जो कि शर्करा होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ या जितना भी पॉइंट बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो जो शर्करा होता है वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है। तो जो शर्करा है वो फ्लोएम के माध्यम से पौधे के सभी भागों में परिवहन किया जाता है। शर्करा जो कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है उसको फ्लोएम द्वारा परिवहन किया जाता है। ध्यान में रखिए, जल और खनिज लवण को जाइलम द्वारा और फ्लोएम द्वारा शर्करा जो पौधे का प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है और ये ही पौधे के बढ़ाने का में बहुत ही कारगर साबित होता है। उसके पौधे के लिए बढ़ने के लिए बहुत बड़ा ये एनर्जी है, शर्करा उसका उत्पाद है। तो इसमें देखते हैं कि अब कुछ जो जल है, वर्षा के बाद जो कुछ जल है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, अंतःस्रावण करके भौम स्तर तक पहुंच जाता है। भौम स्तर वो होता है जो पौधे की जड़ होती है उससे नीचे जो अवस्था होती है उसको भौम जल स्तर बोलते हैं। मतलब जहाँ पर जड़ भी ना पहुँच पाए उसको भौम जल स्तर बोलते हैं। इस प्रकार जो है जल को भी पौधे अवशोषित नहीं कर पाते और भौम स्तर तक जल नहीं पहुंच पाती। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भौम स्तर जो कि क्या होता है, जल के नीचे वाला जो जड़ जो होता है, जड़ के नीचे वाला जो अवस्था होती है उसी को क्या बोलेंगे हम, भौम स्तर जल बोला जाएगा। कुछ जल जो है मृदा के कणों के बीच उपस्थित छिद्रों, रंध्रों और नलिकाओं द्वारा पौधे पर पहुंचता है और इसको क्या बोलते हैं, केशिका जल। तो मिट्टी में जो छेद होता है, रंध्र होता है, मतलब बहुत सारे जो उसमें छेद होते हैं उसके बीच भी बहुत सारा जल उपस्थित होता है जिसको केशिका जल बोलते हैं। केशिका जल के कारण ही उसमें मिट्टी में जल जो है उपलब्ध हो पाता है। तो इस प्रकार से जो पौधे होते हैं उसमें जो जल का संवहन होता है वो इसी प्रकार से किया जाता है। ध्यान में रखिए इस चीज़ को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले जो पार्ट है उसमें हम और भी इसमें वीडियो बनाएंगे। इसके जो अगला टॉपिक है हमारा उसके बारे में हम बनाएंगे। तो वीडियो में अच्छा लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे